वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एच के सर। किसी लेजेंड ने कहा है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं तो एग्ज़ाम में 4-5 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर आएंगे। ओके, जोक्स अपार्ट, अभी हम बेप्स पढ़ रहे थे। अभी तक दोनों लेक्चर में हमने बेप्स देखा। उसके अंदर एक्शन प्लान 1, 2, 3, 4 हमने समझ लिया है कि एक्शन प्लान 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्शन प्लान 5 से। सो फ्रेंड्स, एक्शन प्लान 5 स्पीक्स अबाउट काउंटरिंग हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस। ये क्या है? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 5 मिनिमम स्टैंडर्ड्स है। ठीक है, जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स का भी मतलब बताया था कि जो कि आपको लेने ही लेने पड़ेंगे। अगर कोई भी कंट्री OECD मॉडल कन्वेंशन के अंदर आती है तो उसको ये 5 एक्शन प्लान्स तो अपनाने पड़ेंगे। वो मिनिमम है जो उनको अपनाने चाहिए और पढ़ेंगे भी। उसमें से एक्शन प्लान 5 जो है वो मिनिमम स्टैंडर्ड है। इसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको आप समझ सकते हैं। 2 पार्ट्स में इसको समझाया गया है। एक तो ये क्या बोलता है कि इसके अंदर पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू क्या होता है? अगर आपने आर्टिकलशिप की होगी तो आपको पता होगा कि पीयर रिव्यू आपकी फर्म्स का पीयर रिव्यू होता है, सीए फर्म्स का, राइट। उसके अंदर क्या होता है, दूसरा एक सीए फर्म आता है जो आपके फर्म के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, आपका ऑडिट स्ट्रेटेजी चेक करता है, आपका ऑडिट मैनुअल चेक करता है, आपका कैसे ऑडिट प्रोसेस है, कैसे आप ऑडिट करते हैं, ठीक है, आपका क्या डॉक्यूमेंटेशन है। तो पूरा का पूरा वो एक पीयर रिव्यू होता है, उसके ऊपर वो रिपोर्ट देते हैं। वैसे ही एक्शन प्लान 5 में क्या बोला है कि आपको एक पीयर रिव्यू करना होगा। ठीक है, अपनी जो भी आपके यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो भी आपकी टैक्स अथॉरिटीज़ है, जो भी आपका टैक्स का सिस्टम है, उसका पीयर रिव्यू करना पड़ेगा। ये देखने के लिए, ये समझने के लिए कि कितना बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग हो सकता है आपके रिजाइन के अंदर। ओके, और दूसरा क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स पेयर स्पेसिफिक रूलिंग्स। मतलब वही जो पहले भी हमने समझा था कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते ही रहनी चाहिए कंट्रीज़ के बीच में, टैक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए बेप्स की वजह से, बेप्स को लेके। तो इंडिया में क्या किया है? ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि OECD कन्वेंशन में एक्शन प्लान 5 में ये दिया हुआ है कि ये आपको करना चाहिए और इसकी वजह से एक्शन प्लान 5 आया है। इंडियन टैक्सेशन क्या हुआ कि फाइनेंस एक्ट 2016 में इन्होंने क्या किया, एक कंसेशनल टैक्सेशन रिजाइम लाए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, कंसेशनल टैक्सेशन रिजाइम। कंसेशनल का मतलब होता है छूट देना, मतलब आपका जितना टैक्स लगता है जनरली उससे कम टैक्स लेंगे या फिर नील लेंगे, वो कंसेशनल टैक्सेशन रिजाइम हो गया। तो वो किस चीज़ के लिए लाए थे वो लोग? रॉयल्टी इनकम के लिए। ठीक है, रॉयल्टी इनकम क्या होती है? अगर आप कोई भी एक पेटेंट करते हैं किसी भी चीज़ का, मान लीजिए पेटेंट किसी भी चीज़ का हो सकता है, दवाई, आपने दवाई ली, उसका आपने दवाई बनाई, मान लीजिए कोई सॉल्ट बनाया, उसका आपने पेटेंट करवा लिया अपने नाम पे, तो वो दवाई आपके नाम पे हो गई, उसका पेटेंट हो गया। अब उसको कोई भी यूज़ करता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो आपको रॉयल्टी मिलेगी। ठीक है, टी सीरीज़ है, टी सीरीज़ अपने गाने बनाती है, अब कोई भी उसको दूसरा यूज़ करता है तो टी सीरीज़ को रॉयल्टी इनकम मिलती है। दैट इज़ रॉयल्टी इनकम। यूट्यूब पे भी आप देखते हैं वीडियोस, लोग दूसरों के वीडियोस यूज़ करते हैं अपने वीडियो में, तो उनका कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है उसके ऊपर। तो उनको जब भी वो वीडियो यूज़ करना चाहते हैं अपने वीडियो के अंदर तो उनको उसके लिए रॉयल्टी चुकानी पड़ती है। तो वैसे ही इंडिया के अंदर क्या किया, पेटेंट्स के लिए रॉयल्टी इनकम जो इंडिजीनियस R&D से हुआ है। इंडिजीनियस क्या होगा, मतलब इंडिया के अंदर कोई R&D की है, उसके अंदर पेटेंट का रॉयल्टी इनकम आई है, तो उसके ऊपर कंसेशन दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? ताकि इंडिया में R&D को बढ़ावा हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़े इंडिया के अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ेगा तो तरक्की होगी इस चीज़ के अंदर। इसके लिए यहाँ पे कंसेशनल रिजाइम लाए थे। कौन से सेक्शन में लाए वो? सेक्शन 115 BBF में। ठीक है, इस अप्रोच में क्या बोलता है, दिस अप्रोच रिक्वायर्स अट्रीब्यूशन एंड टैक्सेशन ऑफ द इनकम अराइजिंग फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन द जुरिस्डिक्शन वेयर सब्सटैंशियल R&D आर अंडरटेकर इंस्टेड ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ ओनरशिप। क्या मतलब हुआ कि आपने कहाँ पे R&D की है उससे, उस हिसाब से आपको कंसेशन मिलेगा, ना कि जुरिस्डिक्शन ऑफ ओनरशिप। हो सकता है कि कोई US का आदमी है, ठीक है, वो इंडिया में आके R&D करवाता है, खूब R&D करवाता है और एक पेटेंट करता है, तो उसको उसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा? इंडिया में मिलेगा, ना कि US में।
वो आदमी यूएस का है, ओनर जो है, समझिए आप, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ओनरशिप मतलब ओनर कहाँ का है, वो यूएस का है और उसका ज्यूरिसडिक्शन क्या है, यूएस का, बट उसने करवाया कहाँ पे है, इंडिया में, तो उसको बेनिफिट कहाँ मिलना चाहिए, सेक्शन 115 बीबीएफ में, इंडिया के अंदर। क्लियर है ये चीज एकदम। अब सेक्शन 115 बीबीएफ प्रोवाइड्स दैट वेयर द टोटल इनकम ऑफ द एलिजिबल एसएससी, देखिए आपको ये शायद मैनुअल में नहीं दिया होगा कि एलिजिबल एसएससी क्या होता है, मैं आपको बता दूंगा। सो वेयर द टोटल इनकम ऑफ द एलिजिबल एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पेटेंट डेवलप्ड एंड रजिस्टर्ड इन इंडिया, देन सच रॉयल्टी शैल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%। ये आप एकदम से याद कर लीजिए, सेक्शन 115 बीबीएफ में दिया हुआ है कि अगर कोई भी एलिजिबल एसएससी रॉयल्टी इनकम कमाता है, उसने कोई पेटेंट डेवलप किया इंडिया के अंदर, उसको इंडिया में रजिस्टर किया और उसके एवज में उसको रॉयल्टी इनकम जब कमाएगा वो, तो वो 10% पे उसका टैक्सेबल होगा। सरचार्ज और सेस जो भी उस साल में रहेंगे वो फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो उसको एप्लीकेबल होंगे। ये आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 115 बीबीएफ किसको एप्लीकेबल होगा, कितना रेट है, ठीक है। अब इसमें डेवलप का क्या मतलब होता है, इंडिया में वो बोलता है कि डेवलप करना है, तो डेवलप का क्या मतलब हुआ, इट मीन्स एटलीस्ट 75% ऑफ एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड इन इंडिया, मतलब जो भी खर्चा हुआ R&D के ऊपर वो 75% इंडिया के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले बाहर खर्चा कर दिया आधे से ज़्यादा और फिर बाद में इंडिया में आके थोड़ा बहुत खर्चा दिखा के और बोल दिया कि इंडिया में डेवलप किया है तो इंडिया में पेटेंट कर दो, वो नहीं चलेगा। कम ज़्यादा खर्चा इंडिया में हुआ होना चाहिए। कितना खर्चा, 75%। एलिजिबल एसएससी कौन होता है, इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए वो। ऊपर तो सर आप बोल रहे थे कि यूएस का आदमी है और वो करेक्ट, बट सेक्शन 115 बीबीएफ में मैं आपको वही कह रहा था, एलिजिबल एसएससी का आपको डेफिनेशन देखना पड़ेगा। एलिजिबल एसएससी मतलब वो इंडिया का रेजिडेंट होना चाहिए और पेटेंट ही होना चाहिए। ओके, नाउ कमिंग टू एक्शन प्लान 6, प्रिवेंटिंग ट्रीटी अब्यूज। ये क्या होता है, देखिए अब आपने डायरेक्ट टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट पढ़े होंगे, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था कि कंट्रीज के बीच में DTAA साइन हुए, तो उसके अंदर क्या होता है कि सहमति होती है कि ये इस जगह टैक्स इतना होगा इस चीज़ के ऊपर, मतलब रॉयल्टी इनकम है तो अगर उसके ऊपर पूरा का पूरा नियम लिखा हुआ है हर ट्रीटी के अंदर कि रॉयल्टी इनकम होगी तो इतना, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कौन सा होगा, अगर कितना % पे चार्ज होगा, ये सब ट्रीटीज़ के अंदर दिया हुआ होता है। बट उसमें भी क्या होता है कि अब ट्रीटीज़ में भी ट्रीटी शॉपिंग होती है। ट्रीटी शॉपिंग क्या होती है कि आदमी क्या करते हैं, लोग MNCs क्या करती है, ट्रीटी के भी अंदर बेनिफिट्स ढूंढ लेती है कि कौन से, इंडिया मॉरिशस की ट्रीटी के अंदर दिया हुआ है कि कैपिटल गेन जो है मॉरिशस के अंदर एलिनेशन ऑफ शेयर्स पे नहीं लगेगा, मतलब अगर कुछ भी शेयर्स बेचते हैं तो वो अगर मॉरिशस में होता है तो वो नहीं लगता है, तो लोग उसके अंदर भी फ़ायदा उठाने लग जाते हैं ट्रीटीज़ का भी, ठीक है, वहाँ पे भी नहीं छोड़ते। सो इसलिए एक्शन प्लान 6 आया था विच सेज दैट इट इज़ फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटी अब्यूज़। अब ये भी मिनिमम स्टैंडर्ड है, 5 मिनिमम स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया था उसमें से ये भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड है, बिकॉज रिस्क हाई है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या कमिटमेंट है, दैट ऑल कंट्रीज should include in their tax treaties an express statement that their common intention is to eliminate double taxation। मतलब सबको अपनी ट्रीटीज़ में, हर कंट्री को अपनी ट्रीटीज़ में ये डालना पड़ेगा, एक्सप्रेसली डालना पड़ेगा कि उनका कॉमन इंटेंशन क्या है, डबल टैक्सेशन को एलिमिनेट करना और नॉन टैक्सेशन को भी एलिमिनेट करना। ये उनको लिखित उसमें डालना पड़ेगा। कंट्रीज विल इंप्लीमेंट दिस कॉमन इंटेंशन बाय इंक्लूडिंग इन देयर ट्रीटीज़। क्या क्या इंक्लूड करना होगा उनको अपनी ट्रीटीज में, एक तो LOB, लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट, और एक प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट। अब ये लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्या होता है, देखिए लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज अभी नया आया है। इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2 कंट्रीज है, जैसे मान लीजिए इंडिया मॉरिशस ट्रीटी है, ठीक है। इंडिया मॉरिशस ट्रीटी के अंदर क्या होता है, अगर कोई भी शेयर, चाहे इंडिया का शेयर हो चाहे इंडियन कंपनी का शेयर हो, बट वो मॉरिशस में है, ठीक है, ओनर मॉरिशस में है और उसने क्या किया, शेयर्स बेच दिए, तो ये बेनिफिट दिया, ये ट्रीटी के अंदर क्या दिया हुआ है कि मॉरिशस से अगर कोई बेचता है, शेयर्स को बेचता है, तो वहाँ पे ट्रीटी बेनिफिट के अकॉर्डिंग बाद में उसको कुछ भी ये टैक्स नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, बेनिफिट मिल गया ट्रीटी का,
ओके, ये अब्यूज करते हैं लोग, इसलिए वापस से मॉरिशस के थ्रू सारे के सारे घुमाते हैं ट्रांजेक्शन, कैपिटल एसेट वाले जितने भी होते हैं। तो इसके लिए क्या किया, सारे कंट्रीज परेशान हो गए थे इस चीज़ से, तो उन्होंने लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज लाया। लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज में क्या होता है कि ये लोग देखते हैं कि जहाँ पे भी अगर आपने स्ट्रक्चर ही इसलिए किया है कि आपको ट्रीटी का बेनिफिट मिले, तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये एक क्लॉज डाल देते हैं वो लोग ट्रीटी के अंदर कि अगर स्पेसिफिकली आपका पर्पज ही यही है बेनिफिट लेना, तो लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्लॉज डाल देंगे। ठीक है, और वैसे ही प्रिंसिपल पर्पज है कि आपको प्रिंसिपल पर्पज क्या है, बेनिफिट लेना। तो ये दोनों के दोनों आपको रूल्स जो है उसमें मिल जाएंगे। ये आपको मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो गया इस चीज का कि लिमिटेशन ऑफ बेनिफिट क्या होता है और वो कैसे प्रिवेंट करेंगे। तो वो एक क्लॉज डाल देंगे कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, सो द फर्स्ट ईयर रिव्यू ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्शन 6 रिवील्स दैट अ लार्ज मेजोरिटी हैव बिगन टू ट्रांसलेट देयर कमिटमेंट ऑन ट्रीटी शॉपिंग। मतलब सारी कंट्रीज धीरे धीरे अपनाने लग गई है इसको, एक्शन 6 को, और स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी इसमें ट्रीटीज में लिख दिया है, जो कि अपन ने पढ़ा था कि उनको लिखना होगा। अभी इंडिया मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी में जो मैंने आपको बताया था, ये एग्जाम्पल जो था ये रियल था, तो उसमें एलओबी क्लॉज आया। 10 मिड 2016 को इंडिया और मॉरिशस ने एक प्रोटोकॉल साइन किया, अलग से एक प्रोटोकॉल साइन किया। उसमें इंडिया मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी को उन्होंने अमेंड किया। उसमें उन्होंने क्या दिया, इट वॉज प्रोवाइडेड दैट गेन्स फ्रॉम एलिनेशन ऑफ शेयर्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2017 इन अ कंपनी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया मे बी टैक्सड इन इंडिया। ये आप याद कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट है। 1 अप्रैल 2017 के बाद में अगर कोई भी शेयर्स किसी ने एक्वायर किया और उसको बेचा, तो उस और वो जो शेयर बेचा है वो इंडियन कंपनी का होना चाहिए। ठीक है, जो शेयर जो भी बेचा है वो इंडियन कंपनी का होना चाहिए, वो इंडियन कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया होनी चाहिए, तो वो इंडिया के अंदर उसको आप टैक्स कर सकते हो, चाहे वो मॉरिशस से बेचा हो। करेक्ट, मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नेक्सस बिठा रहे हैं वो नेक्सस क्या है कि प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया। ठीक है, शेयर्स क्या होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, वो सिचुएटेड इन इंडिया नहीं हो सकते हैं। इसलिए इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे डाल दिया है कि एनी कंपनी विच इज रेजिडेंट इन इंडिया, और उसके शेयर्स अगर होंगे। देखिए, इनटेंजिबल का बहुत फर्क पड़ता है। अभी क्या होता है, टेंजिबल असेट में ना आप बता सकते हो कि टेंजिबल असेट कहाँ लोकेट हुआ है, तो आप लोकेशन के हिसाब से टैक्स लगा देते हो कि आप स्पेसिफिकली ट्रीटी में लिख देते हो कि भैया जहाँ भी लोकेशन होगा जिस असेट का, वहाँ पे उसका टैक्स लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको स्पेसिफिकली पता है कि अभी ज़मीन है, तो इंडिया के अंदर ज़मीन है, अगर वहाँ पे इंडिया में ज़मीन बिक रही है तो इंडिया को वाले को टैक्स का फ़ायदा होना चाहिए, टैक्स गवर्नमेंट को मिलना चाहिए, तो आप स्पेसिफिकली लिख देते हो। शेयर्स क्या है, इनटेंजिबल है, हवा में है, कहीं पे फिजिकल फॉर्म तो है नहीं, इसलिए स्पेसिफिकली लिख दिया है दैट पर्सन दैट इंडियन कंपनी का होना चाहिए एंड दैट शुड बी रेजिडेंट इन इंडिया। ठीक है, अब इन्होंने ट्रांजिशन भी दिया है, द टैक्स रेट ऑन सच कैपिटल गेन्स अराइजिंग ड्यूरिंग फ्रॉम द पीरियड, मतलब 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2019 के बीच में जो भी टैक्स लगेगा वो 50% टैक्स ही लगेगा। इसका भी इन्होंने एक्सेप्शन दिया, ये याद रखिएगा। इसका भी इन्होंने क्या एक्सेप्शन दिया है कि अगर स्पेसिफिकली इस 50% रेट का बेनिफिट लेने के लिए भी इन 2 सालों के बीच में अगर इन्होंने कुछ किया, कंपनीज वालों ने सोचा कि यार अभी लास्ट है, 50% का तो बेनिफिट ले लेते हैं कम से कम, बाद में तो ये भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए अभी फटाफट एक कंपनी वहाँ पे बनाओ, शेयर्स को वहाँ से बेचो, करो जो भी करना है, स्ट्रक्चर बनाओ। तो उनको अगर स्पेसिफिकली ऐसा पता चल गया टैक्स वालों को कि इन्होंने ये बेनिफिट लेने के लिए ही ये सब किया है, तो उनको ये बेनिफिट भी नहीं मिलेगा। A shell company should not be entitled for this benefit. Okay? A resident, अच्छा हाँ, ये कैसे पता चलेगा शेल कंपनी है कि नहीं है? तो वो शेल कंपनी है कि नहीं है वो पता करने के लिए भी इन्होंने स्पेसिफिकली रूल दिया है। A resident of a contracting state is deemed to be a shell company if its expenditure on operations is less than 15 lakh Mauritian rupees और 7 lakh Indian rupees। अगर वहाँ पे उसका 15 लाख का भी खर्चा नहीं है मॉरिशियस के अंदर, मॉरिशियन कंपनी में, या फिर 7 लाख इंडियन रुपीस भी खर्चा नहीं है, तो वो शेल कंपनी है, ऐसा इनका माना जाएगा, और बाद में उसको ये 50% का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। एकदम समझ में आ गया? आर्टिकल 6, एक्शन प्लान 6, एक्शन प्लान 5 एकदम से समझ में आ गया, एक्शन प्लान 6 एकदम समझ में आ गया होगा, एकदम क्लैरिटी आ गया होगा इसके अंदर।
ठीक है, ये दो एक्शन प्लान मिनिमम स्टैंडर्ड थे जो कि हर कंट्री को अपनाने ही पड़ते हैं। नाउ कमिंग टू एक्शन प्लान 7। एक्शन प्लान 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर है। आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं दिया हुआ है, तो जितना है मैं उतना आपको बताऊंगा। इट प्रिवेंट्स द आर्टिफिशियल अवॉइडेंस ऑफ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट स्टेटस। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, दिस रिपोर्ट इंक्लूड्स चेंजेस टू द डेफिनेशन ऑफ पीई ऑन ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन दैट विल एड्रेस स्ट्रेटजीज यूज टू अवॉइड हैविंग अ टैक्सेबल प्रेजेंस इन अ कंट्री अंडर टैक्स ट्रीटीज। ये क्या बोलता है, इसमें क्या दिया हुआ है आर्टिकल एक्शन प्लान 7 में कि ओईसीडी मॉडल कन्वेंशन क्या करता है। अभी कंट्रीज क्या करती है कि ना जरिए ढूंढती है कि कैसे हमारा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बने। जैसे ही परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट किसी कंट्री में बन जाता है एक कंपनी का, तो उसको वहां का टैक्स चुकाना पड़ता है वहां की इनकम पे। तो उससे बचने के लिए वो लोग अलग अलग तिगड़म बिठाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ओईसीडी ने ये ही एक्शन प्लान 7 में ये ही काम किया है कि उन कंपनीज को रोके। अगर कोई कंपनी किसी कंट्री में कमा रही है तो उसका फर्ज है, ये दायित्व है कि वहां का वो टैक्स चुकाए। इसके लिए वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट उसका प्रूव करवाती है। वो कैसे प्रूव होगा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके लिए यहाँ पे रूल्स उन्होंने बनाए हैं। These changes will ensure that where the activities that an intermediary exercises in a country are intended to result in the regular conclusion of contracts to be performed by the foreign enterprise, that enterprise will be considered to have a taxable presence in that country। मतलब इसके अंदर क्या है, इंटरमीडियरीज मतलब जो बीच में जो आदमी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। आप बाहर की कंपनीज क्या करती है, यहाँ आके खुद परफॉर्म नहीं करती, ठीक है, किसी दूसरे आदमी के नाम पे चिपका देती है। उन्होंने क्या बोला कि एच के सर आपके नाम पे ना ये ले लो, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो और एग्जीक्यूट करते रहो, ठीक है, ऑर्डर ले लो, हम बेच देंगे गुड्स, हम आपको गुड्स भेज देंगे। तो उसमें क्या होगा कि वो खुद तो कंपनी आई नहीं यहाँ पे बेचने, उसने तो एक आदमी रख दिया, उस आदमी के थ्रू बिकवा देते हैं। अब उस आदमी के थ्रू जब वो बिकवा देते हैं ना गुड्स, तब क्या होता है, पीई नहीं बनता। अब उस ये कैसे पता चले कि उस आदमी के थ्रू अगर गुड्स बिकवा रहे हैं तो पी नहीं बनेगा, तो टैक्स नहीं लगेगा। तो उसको कैसे रोकें, उसको कैसे रोकेंगे, वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के इन रूल्स में दिया हुआ है। These changes will ensure that it is not possible to take the advantage of these exceptions by fragmentation of operation। वो ये भी ध्यान रखते हैं कि ऐसा नहीं हो कि लोग, वो कंपनीज होशियार है, वो क्या करती है कि ऑपरेशंस है तो उनको तोड़ देती है, फ्रेगमेंट कर देती है, टुकड़ों में बांट देती है। अभी क्या है कि यहाँ पे पी के रूल्स सारे डिफाइन नहीं किए हुए, वरना पी के रूल्स है कि आप अगर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी है, अगर आपकी सिर्फ ये आप अपने नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, ठीक है, आप इंडिपेंडेंट एजेंट नहीं डिपेंडेंट एजेंट है, काफ़ी रूल्स हैं ऐसे, तो उसकी वजह से आपका पी बन जाएगा इंडिया के अंदर। बट उसमें भी लोग क्या करते थे, फिर छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे उन ऑपरेशंस के। जैसे छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे तो वापस से पी नहीं बनता था। तो उसको भी कैसे रोकेंगे, वो भी रूल्स इसके अंदर बनाए। फॉलोइंग, तो क्या एक्शन लिए, क्या एक्शन लेने चाहिए, तो एक तो एंटी फ्रेगमेंटेशन रूल लाए कि अगर सिर्फ फ्रेगमेंटेशन से होता है, फ्रेगमेंट करने से पी बच जाता है, तो उसके अगेंस्ट क्या रूल लाए, वो रूल्स थे एक तो। और एक क्या था, एनालाइजिंग अरेंजमेंट्स एंटर्ड थ्रू कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट। अब ये क्या है, जो मैंने आपको बता रहा था कि कमिश्नर अरेंजमेंट करते हैं। कमिश्नर अरेंजमेंट क्या होता है कि एक आदमी यहाँ पे अपॉइंट कर लेते हैं, कमीशन वाला बिठा देते हैं, ठीक है, उस कमीशन वाले एजेंट को क्या बोलते हैं कि ये ले मेरा माल और तू बेच। अब इसके अंदर क्या होता है, क्या फायदा होता है कि कंपनी का खुद का पी यहाँ डेवलप नहीं होता, ठीक है, कंपनी यहाँ खुद आके बेचा नहीं उसने, और उसने क्या किया, एजेंट के थ्रू बेचा। अब आपको पता होगा एजेंट का जो टैक्स लगेगा वो पूरे के पूरे पैसे पे तो लगेगा नहीं, सेल प्राइस पे लगेगा नहीं। एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का यहाँ पे वो हो गया, ठीक है, कनेक्शन हो गया। एजेंट का किस पे टैक्स लगेगा, सिर्फ कमीशन इनकम पे, राइट, खरीद बेच के प्रॉफिट पे नहीं, सिर्फ उसको जो कमीशन मिलेगा उसके ऊपर ही आप कर सकते हो चार्ज। तो ये होशियारी दिखाई इन्होंने। क्या करते थे, पी से बच जाते थे, 30% टैक्स जो लगना चाहिए प्रॉफिट पे वो लगता नहीं था, एजेंट बनाते थे, एजेंट को कमीशन देते थे 2% 5% जो भी बिक्री का है, ठीक है, सेल प्राइस का 2% दे दिया, 5% दे दिया, वो कमीशन दे देते थे, और उस कमीशन के ऊपर ही खाली टैक्स लगता था। तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, वो एक्शन प्लान 7 में दिया। मेरे अकॉर्डिंग ये भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे कैसे
एक्शन प्लान 7 के अंदर पी के अंदर कैसे कैसे सब लेके आए। ठीक है, सो एक्शन प्लान 7 भी हमारा क्लियर है। देन कमिंग टू एक्शन प्लान 8 to 10, ये ग्रुप है 8 to 10 का। 3 एक्शन प्लान एक साथ है, तीनों ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड है। आपके इसमें ज़्यादा दिया नहीं हुआ है, तो जितना है वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कोर फोकस है एक्शन प्लान्स का। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग किससे रिलेटेड है आपकी? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से है। डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन 20 करोड़ वाला लिमिट वो सब अलग चीज़ है, बट मेजर जो है वो किसके लिए है? इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से। क्योंकि लोग क्या करते थे कि बाहर एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी या इंडिया में एक सब्सिडरी कंपनी खोल दी, ट्रांजैक्शन घुमा लिए, प्रॉफिट अलोकेट कर दिया, इधर का प्रॉफिट उधर घुमा दिया, ये सब करते थे। तो इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स आए। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के अंदर आर्म्स लेंथ निकालना पड़ता था, सारे काम करने पड़ते थे, तो ये सब चीज़ें थी। एक्शन प्लान 8 से 10 जो है वो इसके लिए था कि ट्रांसफर प्राइसिंग के आउटकम आए कि क्या कैसे कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये एक तो कोर फोकस था। ठीक है, एक्शन प्लान 9 ऑफ टैक्स ट्रीटी बेस्ड ऑन OECD एंड UN मॉडल टैक्स कन्वेंशंस एंड TP गाइडलाइंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द बेसिस ऑफ ALP। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालेंगे वो ये एक्शन प्लान में दिया हुआ है कि कैसे निकालेंगे, मतलब मेथड क्या होगा। मेथड अगर पढ़े होंगे आपने तो जैसे कप मेथड है, ठीक है, TNMM मेथड है, रीसेल प्राइस मेथड है, ये सब मेथड है। तो ये मेथड कहाँ से आए? ये मेथड इन कन्वेंशन से ही निकले हैं। तो वो मेथड बताते कि कैसे कौन सा मेथड कब यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइस। कैसे आप प्राइस निकालेंगे वो भी। ठीक है, अभी आपके रूल्स में सब आ गया है कि कैसे प्राइस निकालते हैं, वो सब भी आप देख सकते हैं। एक्शन प्लान 8 फोकसेस ऑन एड्रेसिंग ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज रिलेटिंग टू कंट्रोल ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल्स। ठीक है, एक्शन प्लान 8 के अंदर क्या दिया हुआ है कि कैसे ट्रांसफर प्राइसिंग इश्यूज को टैकल करना है। कंट्रोल ट्रांजेक्शंस होते हैं। कंट्रोल ट्रांजेक्शंस हमने समझा था कि एक कंपनी बाहर की कंपनी को कंट्रोल करती है, उसके सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करती है, और वो इस हिसाब से कंट्रोल करती है कि टैक्स स्ट्रक्चर में उसका सारा का सारा ट्रांजेक्शन बैठ जाए और टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल जस्ट मैंने आपको समझाया था कि इंटेंजिबल्स का नेक्सस पता करना, उसका ज्यूरिसडिक्शन पता करना बहुत मुश्किल होता है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे वो भी इस एक्शन प्लान में दिया हुआ है। एक्शन प्लान 9 focuses on contractual allocation of risk only when they are supported by actual decision making and thus exercising control over these risks। एक्शन प्लान 9 क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल एलोकेशन पे ध्यान देता है। रिस्क होते हैं, देखिए हर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर भी जैसे आपके इंटरनल ऑडिट रिस्क होते हैं, वैसे ट्रांसफर प्राइसिंग रिस्क होते हैं। वो कैसे कंट्रोल करती है कंपनीज। ठीक है, कैसे रिस्क के अकॉर्डिंग भी आपका पी बन सकता है, करेक्ट, तो उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं वो एक्शन प्लान 9 में उसको एड्रेस किया है। एक्शन प्लान 10 में एड्रेस किया है प्रॉफिट अलोकेशन। जो मैं आपको जैसे बता रहा था कि लोग MNCs क्या करती है, प्रॉफिट को अलोकेट करती है अकॉर्डिंग टू द टैक्सेबिलिटी ऑफ एनी कंट्री। अभी दुबई में कम टैक्स है तो वहाँ पे मेरा प्रॉफिट का क्या है यार, अलोकेशन वहाँ ज़्यादा कर दो, वहाँ पे सारा के सारा प्रॉफिट ले जाओ, आधा प्रॉफिट ले जाओ या आधे से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे ले जाओ, जो कि कमर्शियली रैशनल नहीं हो। कमर्शियली रैशनल मतलब कि एक अगर सीधा समझा हुआ आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी हो, तो वो ऐसा काम नहीं करेगा, वो रैशनल हो गया। ठीक है, तो एक्शन प्लान 10 में उसको एड्रेस किया हुआ है। ओके सर, तो 8, 9, 10 is mostly related to transfer pricing. In addition, OECD transfer pricing guidelines provide guidance on application of arm's length principle, which represent the international consensus on the valuation or the income tax purpose of cross border transaction between associated enterprise। वही जो मैंने आपको समझाया था कि 8 से 10 इनमें OECD ने ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस अलग से दी हुई है, जिसके अंदर आर्म्स लेंथ का प्रिंसिपल पूरा का पूरा डिफाइन किया गया है। सो आई थिंक आपके एक्शन प्लान 5 से 10 क्विकली सब समझ में आ गए होंगे, सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे कि 5 से 10 के बीच में क्या क्या है। कुछ भी आपका डाउट है, वापस से मैंने आपको बताया था टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप आइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको जो भी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में फैलाइए ताकि सबको पता चले कि हमें वेब्स अभी अच्छे से समझ में आ रहा है और आगे आ सकता है। और आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में आपके बाकी के 5 जो एक्शन प्लान है वो हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में आपको कौन सा चैप्टर समझना है उसके लिए प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए,
तो हम नेक्स्ट चैप्टर फिर वो ही लेंगे। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।